हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स के लेक्चर में टॉपिक हमारा चल रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके सामने मीन का जो टॉपिक मैंने शुरू किया है उसके फॉर्मूले सामने मैंने रखे हैं। आई विल रिवाइज इट एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट practical questions based on that. So in the earlier lectures we have studied the formulas regarding mean, that we call it as x bar, and raw data में जो formula है that is first one sigma x upon n। और एक बेसिक बात है, जो रॉ डेटा आपने देखा है, रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होती। सो फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्वेश्चन में होता नहीं है। किसमें? आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ डेटा। सो इन द रॉ डेटा when there is no frequency as such given in the formula also, frequency का कहाँ पे भी यहाँ जिक्र नहीं होगा, that you can notice. So formula itself is only just sigma x upon n. Sigma, as you know, this is notation for the summation sign, that is we call it as for total, n this is small n which is represented for the number of observation। हमको काउंट करना है 1 2 3 4 कितने ऑब्जर्वेशन है वो काउंट करना है। then there was next formula for discrete data, second one, that is x bar is equals to sigma fx। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है सच, मैंने खाली वो बताने के लिए कि f और x का रिलेशन एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है। सो फॉर मेकिंग दैट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन हमको कॉलम बनाने पड़ेगा। देखो जैसे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें x और f तो क्वेश्चन में दिया होता है, वेर एज वी सपोज टू हैव कैलकुलेशन फॉर f और मल्टीप्लाई बाई x, f इंटू एक्स। तो ये कॉलम हमको बनाना पड़ेगा और वो कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगा उसका टोटल हमको लेना है। सिग्मा मतलब टोटल। सिग्मा साइन जिसके भी पीछे अप्लाई किया जाता है उसका मतलब ये मानने का कि उसका हमको टोटल निकालना है। ये कॉमन बात बोल रहा हूँ, फॉर थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स यू कैन अंडरस्टैंड। सिग्मा नोटेशन अब बार बार आपको देखने मिलेगा। सो सिग्मा नोटेशन जो भी है जिसके भी पीछे लगा है उसका मतलब ये समझना है कि उसका हमें टोटल निकालना है। सो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल एन है। कैपिटल एन का क्या मतलब होता है? सिग्मा एफ मतलब कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ स्मॉल एन नहीं देखा जाएगा बिकॉज यहाँ डिस्क्रीट डेटा है, फ्रीक्वेंसीज दी रहती है क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। सो दिस वॉज एक्स बार अंडर discrete data formula. Third one, that was grouped data where class interval type data is given and where you have to first calculate mid x, that is x। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा जो डिस्क्रीट डेटा का है। ये जो फॉर्मूला है वो वही है जो डिस्क्रीट डेटा का है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ x की जगह पे आपको मिड एक्स की वैल्यू कंसिडर करनी रहती है क्योंकि जो ओरिजिनल x है जो क्लास इंटरवल के टर्म में है, तो वो क्लास इंटरवल का टर्म जैसे ये देखो मैंने आपको एग्जांपल सामने रखा था 10 to 20, 20 to 30, तो उसमें कोई स्पेसिफिक x की वैल्यू नहीं है। सो टू गेट दैट x वैल्यू स्पेसिफिकली वी नीड टू गेट दिस क्लास मार्क और यू में से मिड x। नाउ हाउ टू गेट दैट क्लास मार्क, तो क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये जैसे मैंने देखा कि लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है और मिडल वैल्यू आपको ऐसे भी ओरली समझ में आता है 15। तो ये भी करके देखेंगे आप फॉर्मूला से तो भी आपको समझ में आता है 15 आएगा। सो विद दिस क्लास मार्क इज ऑब्टेन एंड देन दैट क्लास मार्क विच इज कंसिडर्ड एज x, उसको आप f से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्लास मार्क की वैल्यू सिंगल आ चुकी है x की वैल्यू, अब हम उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देन वी गॉट fx एंड दैट fx का टोटल हमको लेके यहाँ का जो टोटल आएगा उसको फॉर्मूला में डाल देना है। देन वी डिड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के बारे में मैंने खास डिस्कशन लिया है और शॉर्टकट मेथड की मतलब हम लोग ने दो तरीके से इसका पूरा हिसाब किताब देखा है। वन इज़ चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड एंड सेकेंड इज़ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड। चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड में क्या है, फॉर्मूला एक्स बार ढूंढने के लिए a प्लस यू बार, वहाँ a जो है वो मैं कुछ अज्यूम करूँगा वैल्यू और उसको मैं माइनस करूँगा, और मैं माइनस क्यों कर रहा था, यू ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि x जो है वो लार्ज डेटा है, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, लार्ज इन्फॉर्मेशन लार्ज वैल्यू दी हुई रहती है, तो उसका कैलकुलेशन हमको जो है करने को दिक्कत हो सकता है, बड़े बड़े वैल्यू होते हैं, तो उसको हम छोटा बनाने के लिए u को अज्यूम करते हैं
और u कैसे अज्यूम किया जाएगा, x माइनस ए के हिसाब से। x तो कि ओरिजिनल जो वैल्यू दी हुई है, और जो a है वो आपका कोई भी एक बीच का अज्यूम करके लिया हुआ वैल्यू होगा, वो आपको माइनस कर देना है। आफ्टर गेटिंग u यू नीड टू फाइंड एफ यू। बस a प्लस यू बार जो है उसका फॉर्मूला, उसमें अभी आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए पहले आपको यू बार ढूंढना पड़ेगा। यू बार देखो मैंने साइड में ढूंढा है। दिस यू बार व्हेन यू कैलकुलेट सिग्मा एफ यू अपॉन एन के हिसाब से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देने का, a का वैल्यू तो दोबारा सब्सटीट्यूट हो जाएगा और फिर उसको आप ऐड कर दो तो आपको फाइनल x बार का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस वॉज द कंसेप्ट। नेक्स्ट वन, इन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड, हम जो डेटा को छोटा कर रहे हैं उसमें अर्लियर मेथड में जो चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड ही खाली किया उसमें, अब हम उसको और छोटा करेंगे, मतलब उसको हम स्केल का भी उपयोग करके ले रहे हैं, मतलब डिवाइड बाय सी, जिससे कि डेटा मेरा जो है वो छोटा a माइनस करने से तो हुआ, लेकिन अब डिवाइड बाय सी करने से वो और छोटा हो जाएगा। तो ये इंटेंशन है हमारा, हमें एक पर्टिकुलरली ये मेथड यूज़ करने के पीछे का, एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर। नाउ वॉट एवर द एक्स्ट्रा एडिशनल सी से जो मैंने डिवीजन करके यहाँ एक्स्ट्रा बताया हुआ है यू के लिए, अर्लियर केस में खाली यू का फॉर्मूला एक्स माइनस ए ही था, यहाँ पे डिवीजन में सी भी है। तो जैसे मैंने डिवाइड बाय सी किया है तो फॉर्मूला में ये देखो मल्टीप्लाई बाय सी भी हो जाएगा, उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी है उसमें। तो वो सी उसमें अर्लियर फॉर्मूला में नहीं था चेंज ऑफ ओरिजिन में, क्योंकि उसमें स्केल का बात ही नहीं था, यहाँ स्केल की बात है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ए, चेंज ऑफ स्केल मतलब सी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये एक बेसिक हमने कंक्लूजन देखा इस फॉर्मूला का बेसिक पे, और इसमें हमने देखा क्लास इंटरवल टाइप डेटा दिया है, तो क्लास इंटरवल में से हमको उसका मिडेक्स निकालना है पहली बात। उसमें से वो सब वैल्यू बड़ी बड़ी है तो उसमें से मिडल वैल्यू कोई भी अज्यूम करके ए का वैल्यू लेके उसमें से माइनस करो एक्स में से तो यू वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन वो हमें खाली चेंज ऑफ ओरिजिन के हिसाब से मिलेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करने का है तो उसको डिवाइड बाय सी भी करने का। अभी सी क्या है, तो सी जो है वो क्लास विड्थ है। विड्थ मतलब उसकी मोटाई, गैप, दैट इज 10 to 20, 20 to 30, ये ईच क्लास इंटरवल जो है उसका जो गैप है, दैट गैप वी हैव मेंशन्ड एज सी, दैट इज क्लास विड्थ, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया देखो। तो अब उससे हम डिवाइड भी कर देंगे तो डेटा मेरा और छोटा हो जाना है, और फिर मैं वो u की वैल्यू को लेके एफ यू का कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूँ, बिकॉज डेटा वैल्यू जो है वो छोटे हो गए हैं, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया है। अब फाइनली आपको एफ यू का टोटल लेके यहाँ सब्सटीट्यूट करके पहले आपको u बार निकालना है। फर्स्ट यू टू फाइंड u बार, एंड देन सेकेंड फॉर्मूला यू टू यूज़ दैट x बार का फाइनल फॉर्मूला a प्लस सी यू बार। तो कि a तो आपने जो वैल्यू लिया था वो वापस से रख देना है, u का वैल्यू भी जो आपने लिया है वो वापस यहाँ पे आपको रख देना है। वो u किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, u बार के साथ, सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, u बार के साथ। बस मल्टीप्लाई हो गया उसका, ये दोनों का c और u बार का, इसके आंसर के साथ आप ये a को ऐड कर दीजिए, आपको फाइनली x बार मिल जाना है। ये हमने देखा स्टूडेंट प्रॉपरली, इसको हमने समझा है ये मेथड को। अब हम क्वेश्चन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं लेते हुए, जो कि मैं टाइप वाइज आगे बढ़ूंगा। पहले सब रॉ डेटा के क्वेश्चन लूँगा, फिर डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चन लूँगा, फिर आपको क्लास इंटरवल टाइप डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन में भी कुछ वेराइटीज़ होते हैं वो हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी बिगिन विथ आवर पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्वेश्चन, आई मीन टू से एक्सरसाइज 1, और इसमें मैंने टाइप के हिसाब से ए हेडिंग मारा है बेस्ड ऑन mean, arithmetic mean. You can give the heading in this based on mean, arithmetic mean. Very first question in front of you, find the arithmetic mean for the following data representing marks of a student in 6 subjects in the terminal examination. The marks are 64, 69, 72, 72, 75 and 65. Okay, under solution, ठीक है, हमें ये जो मार्क्स जो दिए हुए हैं वो वेरिएबल है, दैट इज मार्क्स, ठीक है। इसका आप चाहे तो रिप्रेजेंटेशन x से करना है, ठीक है। इसका हमें कॉलम बना के 64, क्या क्या मार्क आया है, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, ये 69,
72, 72, 75 एंड 65। चलिए स्टूडेंट, इसका हमें टोटल ढूंढना है। टोटल कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से। दिस इज गोइंग टू बी 417। ये जो टोटल आया है हियर, पहली बात, कितने सब्जेक्ट के ये मार्क्स थे? तो क्या 6 सब्जेक्ट। सो n इज इक्वल्स टू 6। सिग्मा x, टोटल x का कितना आया है? 417, 417। और अब मुझे मीन ढूंढना है, x बार मतलब फॉर्मूला ऑलवेज लिखने का स्टूडेंट, सिग्मा x अपॉन n। देखो ये फॉर्मूला रॉ डेटा का लिखा मैंने, बिकॉज दिस इज रॉ डेटा। इंडिविजुअल आपको इंफॉर्मेशन डेटा ऑब्जर्वेशन जो है वो दिया हुआ है। सो 417 डिवाइडेड बाय 6। चलिए स्टूडेंट, जरा कैल्सी का उपयोग करके मुझे इसका आंसर बताइए। दिस इज गोइंग टू बी 69.5। और ये जो आंसर आया है मार्क्स, यूनिट्स के हिसाब से जो भी है मार्क्स बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्क्स। सो दिस इज बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी है रॉ डेटा का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। Okay, fine student. Moving to the next question, and in that particularly there is given again the raw data. See, once the data is provided, you can have directly in calculator total etc. So if the value of the variable x are 150, 158, 159, 162, 165, 169, 173, find the arithmetic mean. सो बस इन सॉल्यूशन आप वापस उसी तरह से स्टार्ट कीजिए। यहाँ आपको x एज अ वेरिएबल प्रोवाइड किया है और उस डेटा आप लेके स्टार्ट करिए। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे कि ये जो है मैं इसमें आपको 2 मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो डेटा दिया है मैं आपसे इसमें डायरेक्ट मेथड का पहला डिस्कशन रखता हूँ, फिर हम दूसरा मेथड भी देखेंगे। चलिए, आपको डेटा दिया है x 150 प्लस 158 प्लस 159 प्लस 162 प्लस 165 प्लस 169 170 और 173। चलो पहले ज़रा गिन लो कितने डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 डेटा इज गिवन। सो हियर n इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अभी हमको सिग्मा x, टोटल x का करना है। चलिए ज़रा कैल्सी का उपयोग करेंगे और इसमें हम पहले तो टोटल, आप लोग भी कैल्सी निकाल लीजिए। हमको टोटल करना है 150 प्लस 158 प्लस 159 प्लस 162 प्लस 165 प्लस 169 प्लस 170 प्लस 173। आपका टोटल क्या आया? 1306। यू गॉट? अब
ये जो टोटल मेरा 1306, अब उसको हमको फॉर्मूला में रखना है. दिस इज द टोटल यू गॉट. सो नाउ यू कैलकुलेट एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, रॉ डेटा है ना, सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन 1306 अपॉन 8. ज़रा कैलकुलेटर में वो अमाउंट रखने का, डिवाइड बाय 8 करके इज इक्वल्स टू का बटन दबाने का. इट इज़ गोइंग टू बी 163.25. So this is your final answer. This is your final answer. So student, this is what the direct method answer जो आया है x बार का. अब मैं इसी डेटा को लेके सेकेंड मेथड की चर्चा करता हूँ, जिसमें मैं आपसे चेंज ऑफ ओरिजिन वाला मेथड का मैं आपसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन करता हूँ. डेटा के हिसाब से मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, आई विल गिव हेडिंग मेथड नंबर सेकेंड. दिस इज अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड. स्टूडेंट, मेथड मैंने डिस्कस किया, अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे. आप डेटा को लिख लीजिए पहले. ओके, डेटा आपके पास क्या है, 150, 158, देन 159, 162, then 165, 169, then 170, 173. ओके, अब देखो मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन वाला मेथड आप याद करिए. हमें एग्जैक्टली यू में कन्वर्जन लेना है ये एक्स में से. तो यू का फॉर्मूला क्या था, तो कि एक्स माइनस ए. अब मैं ए का सिलेक्शन यहाँ करूँगा. मेरे पास लोएस्ट वैल्यू है 150 और हाईएस्ट वैल्यू 173. आप इसके अंदर से कोई बीच का कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई बीच का वैल्यू अज्यूम कर लो. मतलब 150 और 170, वो नॉर्मली 160 के आसपास, 162 का मैं अजम्पशन ले लेता हूँ. ओके, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मगर मैं मिडल मोस्ट इसलिए लेना चाहूँगा, उसका भी एक कारण होगा. आप ज़रा देखो, 162 को मैंने सिलेक्ट किया एज अ ए वैल्यू. ठीक है, अब ये ए का वैल्यू मैं एक्स के वैल्यू में से माइनस करते जाऊँगा, और सभी वैल्यू जो बड़ी बड़ी है ना वो एक्स की, वो छोटी हो जाएगी, और वो छोटी वैल्यू मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो नाउ वेरी फर्स्ट 150 माइनस 162, 150 minus 162, this is minus 12. Then 158 minus 162, this is minus 4. 159 minus 162, minus 3. 162 minus 162, 0. 165 minus 162, 3. 169 minus 162, that is going to be 7. Then 170 minus 162, this is 8. And 173 minus 162, this is going to be 11. 173 minus 162. ओके, अब मुझे ये u मिल चुका है. अब स्टूडेंट आपको पता है x बार पे पहुंचना है, तो मेन फॉर्मूला क्या है मेरा, a प्लस यू बार. ठीक है, ये मैंने आपको सामने खाली फॉर्मूला लिखा है, अभी इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले मेरे को यू बार ढूंढना पड़ेगा. सो सबसे पहले मुझे यहाँ मालूम है n की वैल्यू क्या है, मतलब कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8.
n इज इक्वल्स टू 8 और सिग्मा मुझे u चाहिए क्योंकि मुझे u बार निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो u बार के लिए टोटल करना पड़ेगा u का, सिग्मा u चाहिए इसलिए। तो ज़रा मुझे u का टोटल लेने दीजिए। दैट इज़, अब देखो माइनस वाले वैल्यूज़ हैं और प्लस वाले भी वैल्यू है, तो पहले मैं क्या करने का, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर देने का। तो कितना आ जाएगा, 11 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 29। अब उसमें से -3 -4 -12 माइनस करने का, -3 -4 -12, तो आपका नेट आंसर आया है 10। अब देखो यहाँ मेरा इंटेंशन आपको मिडल वैल्यू मतलब 162 ही लेने के लिए क्या इंसिस्ट मैं कर रहा था, तो कहते देखो कुछ वैल्यू मुझे माइनस में मिलेगी, कुछ वैल्यू मुझे प्लस में मिलेगी, और अल्टीमेटली प्लस माइनस नेट आंसर एकदम मिनिमम आने का चांस हो जाता है। मतलब कि प्लस और माइनस वैल्यू का पूरा जो टोटल मिलेगा वो एकदम कम से कम मिल जाएगा। सो इट विल बी बेटर फॉर अस फॉर आवर कैलकुलेशन। तो यहाँ सिग्मा यू क्या मिल चुका है, 10। अब मुझे यू बार चाहिए, तो मैं पहले यू बार कैलकुलेट करता हूँ, सिग्मा यू अपॉन एन विच इज़ गोइंग टू बी 10 अपॉन 8। what is that, 10 upon 8 which is going to be 1.25। ठीक है, अब ये तो मुझे u बार मिला है। अब मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है x बार का, जो मेन फॉर्मूला है ना, मैंने ऊपर लिख के रखा था, ये है a प्लस यू बार, और x बार का वैल्यू मुझे मिल जाना है a प्लस यू बार के हिसाब से। a का वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया था 162, तो 162 प्लस यू बार के जगह पर यू बार का वैल्यू 1.25, दैट इज़ गोइंग टू बी 1.25 प्लस 162 163.25। आया कि नहीं वही आंसर स्टूडेंट्स एक्स बार का, देख लो येस और नो। जो मैंने पहले मेथड में 163.25 आया था कि नहीं। तो आप ये मेथड कर सकते हैं, देख बिकॉज डेटा मैंने यहाँ भी रॉ डेटा भले दिया हो, रॉ डेटा मैंने, लेकिन वो मैंने बड़े वैल्यू दिए हैं 3-3 डिजिट के, देख लो आप। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें डायरेक्ट ये 10 टोटल कैसे आएगा उसका भी एक मेथड बता देता हूँ। डायरेक्ट मतलब आपको कैलकुलेटर में एक प्रकार से जो है ऑप्शन दिया रहता है, जिस ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे तो हमें डायरेक्ट टोटल मिल सकता है, डायरेक्ट टोटल मिल सकता है ना। हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट, लेट मी शो इन द कैलकुलेटर। अब सभी लोग अपना कैलकुलेटर प्रॉपरली सामने ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन बताना है। कैलकुलेटर में आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास एक बटन है जिसको हम यहाँ राइट हैंड साइड में ऑन के नीचे मेमोरी जो है हमारा मेमोरी का बटन होता है, जिस मेमोरी का बटन हम उस तरह से MRC और दूसरा है M प्लस इज इक्वल्स टू और M माइनस इज इक्वल्स टू। अब देखो स्टूडेंट, मैं शुरुआत से आपके सामने यहाँ कैलकुलेटर के हिसाब से ये पूरा जो 10 आंसर मुझे यहाँ पे मिला है वो कैसे आएगा कैलकुलेटर में डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। तो कि पहले मेरा 150 था, वो 150 वैल्यू को -162 किया। अब देखो जैसे ही मैं इज इक्वल टू दबाऊँगा तो आपको मालूम है कि वो आंसर आ जाएगा -12, लेकिन मैं इज इक्वल्स टू नहीं दबाऊँगा, मैं इज इक्वल्स टू के बाजू में जो M प्लस इज इक्वल्स टू है ना वो वाला दबाऊँगा। इसका मतलब है स्टूडेंट ये इज इक्वल्स टू भी आंसर देगा और फिर उसका एडिशन करने के लिए वो मेमोरी में डाल देगा, प्लस इज इक्वल्स टू बटन M प्लस इज इक्वल्स टू, ऐसा है ना। इसका मतलब क्या है ये बटन का,
तो कि ये जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू भी होगा, मतलब आंसर आएगा मेरे सामने डिस्प्ले में, लेकिन वो आंसर को उसको वो मेमोरी में ले लेगा। क्या समझ के मेमोरी में ले लेगा कि मेरे को नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसको क्या करना है, ऐड करना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी प्रेसिंग m प्लस इज इक्वल टू वाला बटन। तो आंसर क्या है, -12, वो आपको लिख लेने का, बराबर है। फिर कुछ दबाने का नहीं, डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, 158 माइनस आपको करना है 162 और इसका भी आंसर आपको m प्लस इक्वल टू वाला बटन दबाने का आपको आंसर मिलेगा -4, लेकिन इसका आंसर -4 है ना, मेमोरी में उसके पहले वाले आंसर के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि ये मेमोरी में चले गया। आप समझ रहे हैं बटन का उपयोग। नेक्स्ट जो आएगा, ये जैसे आंसर आता है वो लिखते जाने का, मेमोरी अपने आप उसके अंदर चले जाना है, क्योंकि आपने मेमोरी वाला बटन दबाया हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू है 159 माइनस 162 मेम प्लस इक्वल्स टू -3 आया, वो लिख लेने का, ये -3 उसमें मेमोरी में ऐड होने के लिए चले जाएगा। देन 162 माइनस 162 डायरेक्टली ज़ीरो आता है, और ज़ीरो करने के हिसाब से यहाँ कैलकुलेटर दिखाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट ज़ीरो देयर, बट यहाँ पे करेंगे भी तो मेमोरी में ज़ीरो जाएगा भी तो कुछ असर होने वाली, सो आई एम इग्नोरिंग टू save my time. Next one is 165 minus 162 m plus equals to this is 3। जैसे ही वो 3 आया वो आपने लिख लिया और वो मेमोरी में चले गया, क्योंकि आपने m प्लस इक्वल टू वाला बटन दबाया। नेक्स्ट इज 169 माइनस 162 m प्लस इक्वल टू, नेक्स्ट 170 माइनस 162 m प्लस इक्वल्स टू 173 माइनस 162 m प्लस इक्वल्स 11। अब देखो लास्ट में मैंने m प्लस इक्वल टू बटन दबा दिया है लास्ट वैल्यू के लिए। अब अभी तक सभी वैल्यू अब मेरे मेमोरी में ऐड होने के लिए चले गए हैं। अब मुझे क्या करना है, उसका टोटल जानना है, ढूंढना है ना। तो उसका टोटल जानने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास ये बटन है देखो MRC, विच बटन आई एम टॉकिंग अबाउट, MRC। इसका मतलब है मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल मतलब जो भी मेमोरी में मैंने डाला है वो सब पूरा का पूरा हमको कैलकुलेट करके रिकॉल करके दे देगा। सो इमीडिएटली यू प्रेस दिस MRC। आ गया 10, आया कि नहीं 10? ये हो गया आपका कैलकुलेटर का मेमोरी का बटन का उपयोग। अरे गेटिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हम कर रहे हैं डायरेक्टली, ताकि वापस से ये सब वैल्यू को हम कैलसी में जो कि टाइप करने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे, ये डायरेक्ट मेरे को टोटल दे देगा। आर यू श्योर? ये आप समझ में आ रहा है? मेथड को आप दोबारा देखना, मैंने साइड में इसका कैलकुलेशन आपको बताया हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली कैलसी का उपयोग, भले आपको कैलकुलेटर है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर में आप टाइम उसमें भी वेस्ट करो, टाइपिंग करने में भी टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ चीज़ इसमें रेडीली ऑप्शंस अवेलेबल है, जो बटन अवेलेबल है, जो उसके अंदर उन्होंने मेमोरी का उपयोग करने के लिए हमने को दिया हुआ है ऑप्शन, तो वी सपोज टू डू दैट। उसको लिए सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। हाँ, आप लोग इस तरह से इसको फॉलो करें, मैंने जो बताया हुआ है। भले मैंने पहले अटैम्प्ट में डायरेक्टली जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे हम लोग कर रहे थे, मगर वो आंसर और मेथड को समझने के लिए था, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना था। ये बीच में मैंने आपको वापस से रिवाइज कराया हुआ है कि ये मेथड का उपयोग भी हमको करना है अभी से। नेक्स्ट टाइम मैं एक एक वैल्यू ऐसा नहीं करूँगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर में मेमोरी का उपयोग करके मैं डायरेक्ट उसका टोटल निकालूंगा। आर गेटिंग स्टूडेंट? सो दिस इज़ व्हाट आवर important understanding about the option, memory option, which is very very important in case when you have to do direct calculation, and somehow this particular method will be beneficial to you when you have proper utilization of this particular option. तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कंप्लीट है हमारे लिए। और अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन we'll start our solution. The arithmetic mean of 100 observation was found out to be 60.
देखो स्टूडेंट, अभी कहाँ ना कहाँ मैं उल्टा सीधा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने 100 ऑब्जर्वेशंस, मतलब n इज इक्वल्स टू 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला, तो हमको उन्होंने दिया हुआ है कितना है, 60। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन वन ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10 इंस्टेड ऑफ 40। अब हुआ क्या है, मेरी बात समझ लो पूरी। 100 ऑब्जर्वेशन होंगे, कितने सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, 100। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है। उसमें एक ऑब्जर्वेशन है ना, एक ऑब्जर्वेशन है ना, हमने गलती से 10 ले लिया है, जो होना चाहिए था 40। ले कौन सा लिया वैल्यू, 10। होना क्या चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 40, मतलब रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10। और अभी हम डेटा टोटल कर रहे हैं, समझ लो, तो उसमें हमने टोटल करने में अंदर 40 ऐड करने का था, एक ऑब्जर्वेशन 40 था, उसकी जगह पे हमने उसको 10 ऐड करके ले लिया। हो सकता है कभी किसी ने गलती से लिख दिया हो, या हो सकता है पढ़ने वाले लोग गलत पढ़ के उसमें आपने कैलकुलेटर में एंट्री कर दी हो, वॉट एवर द रीज़न, बट गलती हो गई। फाइनली मैंने उसके अंदर डालने का था 10, डालने का था 40, डाल दिया 10। तो अब वो 10 डला गया है, उसके कारण मेरे एक्स बार का वैल्यू भी जो निकल गया है ना, वो एक्चुअली रॉन्ग होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, सीधी बात है ना। गलत वैल्यू एंटर हो गया, गलत वैल्यू एंटर होने से गलत टोटल मिला होगा, गलत टोटल मिला हो तो एक्स बार भी गलत मिला होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस एक्स बार आई वुड लाइक टू राइट एस एक्स बार डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रॉन्ग। जिस एक्स बार रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है उसमें एक्स में एक वैल्यू हमने 10 गलती से डाल दिया है। अब स्टूडेंट देखो, पूरा क्वेश्चन का अपना आगे का क्या मकसद है कि हम ये 10 को निकाल देंगे और 40 जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको डाल देंगे। उसको डालने से टोटल भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ फिलहाल सिग्मा, देखो एक्स बार का रॉन्ग वैल्यू का हिसाब मेरे पास जो है, उसके कारण जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स रॉन्ग अपॉन एन। अब आप कैलकुलेशन करिए। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कम ज़्यादा होने वाला नहीं, क्योंकि 10 गलत वैल्यू निकल जाएगा, 40 सही वैल्यू ऐड हो जाएगा, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन के 100 ऑब्जर्वेशन तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो सिग्मा ये एक्स बार डब्ल्यू क्या है मेरा, 60 सिग्मा एक्स रॉन्ग अपॉन 100। तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा ये 60 इंटू 100 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू। देयरफॉर I will say sigma x wrong is equals to 6000। yes or no? ये रॉन्ग टोटल मिला है स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, वी फाइंड करेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट सिग्मा एक्स, उसको मैं रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूँ सिग्मा एक्स सी करेक्ट। तो कैसे निकलेगा सिग्मा एक्स करेक्ट, वो रॉन्ग टोटल जो है ना, सिग्मा एक्स का जो रॉन्ग टोटल है उसमें मैं 10 को माइनस करूंगा और 40 को ऐड कर दूंगा। गेटिंग? गेटिंग और नॉट? तो मेरे पास सिग्मा एक्स करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। रॉन्ग वैल्यू क्या मिला है, ऊपर अभी हमने ढूंढा है 6000।
10 उसमें से माइनस करो प्लस उसमें 40 कर डालो, मतलब नेट अमाउंट 30 ऐड कर डालो. दिस इज गोइंग टू बी 6030. 6030 इज अवर सिग्मा एक्स, करेक्ट वन, करेक्ट टोटल ऑफ एक्स. अब करेक्ट टोटल के हिसाब से जो आप मीन निकालोगे तो करेक्ट मीन मिलेगा. नाउ एक्स बार करेक्ट आई एम गोइंग टू फाइंड विच इज सिग्मा एक्स करेक्ट अपॉन एन, विच इज 6030 divided by 100, that is going to be 60.30. अच्छा, ये ध्यान रखो 2 0 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर डेसिमल 2 डिजिट, डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के पहले लगेगा. 60.30. समझ में? एक जीरो आप कैंसिल भी करोगे ना स्टूडेंट, तो अब एक ही जीरो नीचे बचेगा, तो एक जीरो नीचे बचेगा तो ऊपर एक डेसिमल डिजिट के हिसाब से पॉइंट लगेगा, तो होगा क्या 60.3. तो आप जब 60.3 लिखते हो तो पॉइंट के बाद जब यहाँ आगे के डिजिट्स में आप कुछ लिखना चाहो तो 0 0 0 0 कितने भी सारे जीरो लिख सकते हो. ठीक है. सो देर इज़ नो सच मीनिंग फॉर राइटिंग जीरोस, बट पहले से 30 है तो मैंने 30 रखा, या आप खाली 3 भी रख सकते हो. ये छोटा पॉइंट है, खाली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपसे डिस्कशन किया है. सो नाउ विद दैट करेक्ट एक्स बार हमने जो है फाइंड कर लिया, दैट इज 60.3. मगर मेथड समझा आप? मेरे पास उन्होंने जो मीन दिया था, उन्होंने जो एक्स बार का वैल्यू, मीन का वैल्यू दिया था वो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि उसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐसी डाल दी थी जो गलत थी, 10 डाल दिया था. जो 10 नहीं होना चाहिए था 40 होना चाहिए था. तो सीधी बात है सर कि भाई आप जब 10 डालोगे तो आपका जो टोटल है वो टोटल गलत आएगा, क्योंकि 10 डालना ही नहीं है, 40 डालना है. तो आप जो गलत टोटल करके बैठे हो पहले गलत टोटल निकालो. यूँ मैंने पहले गलत टोटल निकाल दिया, ये देखो गलत टोटल में वो गलत वाली वैल्यू जो अंदर चली गई है उसको निकालो. तो मैंने क्या किया, उसमें से 10 को माइनस कर दिया, ये देखो, और 40 जो सही डालनी चाहिए वो 40 वाली वैल्यू को मैंने एंटर कर दी, और उसके कारण फाइनली मुझे जो टोटल मिला वो सही वाला मिला. और सही टोटल के आधार पे सही मीन मिलेगा, जो मैंने मीन का कैलकुलेशन कर दिया. और मैंने जानबूझ के ये नीचे आपको नोटेशन मैंने दिखाया हुआ है एक्स बार सी. सी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट के लिए, डब्ल्यू आगे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया वो डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रॉन्ग के लिए. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये टाइप के क्वेश्चंस का मैंने लिया है, जिसके अंदर आपको इस तरह से. अच्छा, अभी आप स्टूडेंट इस पूरे मेथड को बराबर समझो ओवरऑल, तो आप बोलेंगे सर इसको तो हम कैलसी से भी फटाफट निकाल के ले सकते थे, कि जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि भाई रॉन्ग टोटल क्या है, तो रॉन्ग टोटल भी आप ओरली ढूंढ सकते थे ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके, या इतना कैलकुलेशन आप बताओ, फिर उसमें से -10 करो प्लस 40 करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में करो. जैसे ही सिग्मा एक्स डब्ल्यू मिल गया, मतलब रॉन्ग टोटल मिल गया, जैसे ही कैलसी में उसको एंटर करके उसमें से 10 माइनस करो, 40 प्लस करो, ये करेक्ट टोटल मिल जाना है. करेक्ट टोटल मिलने के बाद डायरेक्ट उसको डिवाइड बाय 100 कर डालो, आपको कैलसी में 60.3 आंसर मिल जाएगा. बट थोड़ा मेथड ये पूरा बताना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड. हाँ, मगर यही क्वेश्चन समझ लो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछते हैं जस्ट फॉर द 1 मार्क, दे डोंट रिक्वायर्ड MCQ पैटर्न के हिसाब से. तो यू कैन रफली डू, और यू मे अवॉइड many such steps which is time consuming to you and which can be done orally as well as in the calculator डायरेक्टली. तो मैं ये आपसे इसलिए भी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि कभी एक क्वेश्चन इस तरह से आपको MCQ में पूछ लेते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर आने से डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर लिख सकते हो, जो भी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका. तो प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, जब भी आपको पूरा फुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो भी ऐसा अपने को पूरा मेथड बताना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो फिर उसके लिए शॉर्टकट वे से आपको जाना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन we have finished, that is question number 3rd is done. Now coming to the question number 4th. अगेन देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, रॉ डेटा ही है ऐसा समझ के फाइनल वो पूरा देखो ना, आगे के क्वेश्चन में कैसा रॉन्ग वाला हिसाब पूरा बताया आप लोगों को, तो पढ़ने से मालूम पड़ता है. सो रीड इट प्रॉपरली फर्स्ट. चलिए
फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 8 वर्कर्स। सैंपल ऑफ 8 वर्कर्स मतलब टोटल कितने वर्कर है जी? 8 वर्कर है। वेजेस ऑफ 1 वर्कर इज मिसिंग। ओहो, एक वर्कर का वेज जो है मिसिंग है, एक वर्कर का वेज जो है वो मिसिंग है। फाइंड द वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर इफ मीन वेज इज 85। चलो भाई, मीन वेज तो दे दिया है, मतलब हमने मीन निकाल चुके हैं। 85 या मीन आंसर। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे गिवन, तो कि 85 जो है वो मीन है। और आपको जो ना सभी के वेजेस दिए हुए 85, 90, 75, 70, 88, 94, 98। ये जरा देखो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। तो वहीं तो बात है, ऊपर बोल दिया उन्होंने कि हमने लिए थे 8 वर्कर के वेजेस का डेटा, लेकिन उसमें एक वर्कर का डेटा बाद में खो गया। हमने मीन तो निकाल दिया, 8 वर्कर के वेजेस को लेके मीन निकाल दिया, फिर वो एक वर्कर का वेजेस का इंफॉर्मेशन कहाँ मिस आउट हो गया। तो हमारे पास अवेलेबल कितने वर्कर का वेजेस है? 7, मगर डेटा में कितने वर्कर की बात की है उन्होंने? 8 वर्कर की। मीन निकाल के जो दिया हुआ है वो कितने वर्कर के आधार पे निकाल के लिया हुआ है? 8 वर्कर के आधार पे। अब वो जो मिसिंग वर्कर है उसका वेज आपको फाइंड करना है। फाइंड द वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर। और एक्स बार दिया 85, वो मैंने लिख दिया है। n इज इक्वल्स टू 8, वो भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, we have given wages of 7 workers. Let rupees k be the wage of that मिसिंग वर्कर। अब स्टूडेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि समझ लो के रुपीस वो मिसिंग वर्कर जो है जिसका वेज है वो हम मान के चलते हैं। तो अब मेरे पास वेजेस के रिलेटेड क्या डेटा अवेलेबल होना है? तो मैं कॉलम बनाऊंगा वेजेस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो हर एक वर्कर का वेजेस अपने पास अवेलेबल है, लिखते जाइए। 85, 90, 75, 70, 88, 94, 98 के। अब के तो मैंने 8वें वर्कर का वेजेस अज्यूम किया तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। अब मेरे को बताइए इसका टोटल क्या आएगा। चलिए कैलसी में टोटल करिए, नॉर्मल टोटल है 85 प्लस 90, सब लोग करेंगे साथ में प्लीज़, प्लस 75 प्लस 70 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 98 तक का टोटल करके इज इक्वल टू आ गया 600। तो ये 600 और प्लस के तो वैल्यू मालूम नहीं, तो ऐसे ही वो एडिशन में रहेगा, टोटल में अपने को दिखेगा प्लस के। अब हियर सिग्मा एक्स क्या मिल चुका है? 600 प्लस के। मेहरबानी करके इसको अब ऐसा ब्रैकेट में रखने का। अब मैं एक्स बार का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा चलिए भाई, एक्स बार का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है ना, 85 रख देंगे हम, और सिग्मा एक्स जो है वो हमने अभी ढूंढा है, जो ऊपर लिखा भी है मैंने 600 प्लस के विद इन ब्रैकेट यू राइट अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, तो टोटल वर्कर कितना? एन इज इक्वल्स टू 8। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना, 8 को उधर लेके जाएंगे
तो यहाँ जो डिवीजन में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 85 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 600 प्लस के। चलिए 85 इंटू 8 कितना होता है, 680। अच्छा ये 600 में ना लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँ तो ये 600 माइनस 600 हो जाएगा। अभी फिलहाल वो राइट हैंड साइड में प्लस में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, अपोजिट साइड में भेजेंगे तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के। तो रहा जो राइट हैंड साइड में के है 680 माइनस 600, 80 मिल गया। 80 मतलब के का वैल्यू, के का मतलब जो है रुपीज़ के वेज जो है जो मिसिंग था वो मिल गया। हैंस wage which was missing for 8th worker is रुपीज़ 80। रुपीज़ लिखने का है ना, यूनिट दिया हुआ है रुपीज़ लिखने का। स्टूडेंट समझ में आया? तो रॉ डेटा में ही मैं इतने वेरिएशंस क्वेश्चंस के अंदर मैं ले रहा हूँ, देख लो, कभी मिसिंग वाला इस तरह से, कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैंने लिया हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वैरायटी क्वेश्चन है जिसके अंदर हम रॉ डेटा के ही बेसिस पे बात कर सकते हैं। रॉ डेटा के लिए मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे आगे आते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में खास करके आप डेटा को पहले ऑब्जर्व करो। यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो डिस्क्रीट डेटा का दिया है। तो के नंबर ऑफ डेज स्पेंट ये है x और नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये है फ्रीक्वेंसी। पहले पढ़ लेते हैं। हॉस्पिटल हैज़ कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन द हॉस्पिटल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीजेस। Calculate the arithmetic mean for number of days spent in the hospital. Calculate arithmetic mean for number of days spent in the hospital. ऑन एन एवरेज एक पेशेंट उस हॉस्पिटल में कितने दिन बिताता है। समझ में आ रहा है? अब हमने डेटा रिकॉर्ड जो है हमारे पास उसका किस तरह से रिकॉर्ड है हमारे पास, तो नंबर ऑफ डेज स्पेंट, ऐसे हमारे पास 5 पेशेंट थे जिन्होंने एक ही दिन अस्पताल में बिताया है। मतलब एक ही दिन में रिचार्ज उसको डिस्चार्ज दे दिया। होता है ना कभी छोटी बीमारी कुछ हो गई या छोटा मोटा कुछ उसका जिसको बोलते हैं ना कि कुछ उसको उसका फ्रैक्चर वगैरह जैसा होता है कभी कभी, तो खाली वो पट्टी वगैरह बांध के या प्लास्टर वगैरह बांध के उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब वो एक दिन थोड़ा वो उसको न रखते हैं। मतलब ओनली 1 day इज़ रिक्वायर्ड, दैट वे ऑफ डिजीज दे आर हैविंग। तो ऐसे 5 पेशेंट थे जिनको 2 दिन रखा हुआ है, ऐसे 6 पेशेंट थे 3 दिन रखा है, जिनको ऐसे 5 लोग हैं पेशेंट लोग हैं। और लास्ट में देखो मैं मैक्सिमम बता देता हूँ, 8 पेशेंट ऐसे हैं, अच्छा सॉरी 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 8 दिन तक हमने हॉस्पिटल में रखा है। हो सकता है कुछ बड़ी बीमारी हो, ज़्यादा दिन तक रखना पड़े वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्पेंड जो है वो x है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स। अच्छा अब ये जो है सॉल्यूशन में हमको जो मीन ढूंढना है उसके लिए हमें तो कॉलम बनाना पड़ेगा x और f। तो कि x की कॉलम बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जो 5 6 5 10 8 4 3 2। और अब हम बनाएंगे fx। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई x बार का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N है। तो जो है फॉर्मूला चाहिए तो बाजू में मैं लिखता हूँ, आपको ध्यान में आवे, सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N है। कैपिटल N का मतलब होता है सिग्मा f,
तो कि फ्रीक्वेंसी का भी टोटल निकालो, एफ एक्स का भी टोटल निकालो। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये एक्स का टोटल की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती को एक्स के कॉलम का टोटल मत ले लेना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव टोटल फॉर एफ एंड एफ एक्स। मगर पहले हम एफ एक्स का कैलकुलेशन करेंगे। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। पहले देखो एक्स की और एफ की वैल्यू पहली कौन सी है, 5 और 1 और 5। 5 इंटू 1 दिस इज गोइंग टू बी 5, 2 इंटू 6 दिस इज 12, 15, 40, 40, 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 2 16। अब इसका टोटल करना है। अब कैलकुलेटर में आप इसका टोटल क्रिएट करोगे, हाँ, एक एक वैल्यू वापस से आप ऐड करके बताओगे। मैं वापस से आपको एक सिंपल मेमोरी वाला मेथड बता देता हूँ। स्टूडेंट्स दोबारा अपन रिपीट लेते हैं। मेमोरी वाले क्वेश्चन के हिसाब से, मेमोरी का ऑप्शन का उपयोग करने के हिसाब से आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर memory option given in the calculator, and as you know that how we are going to represent this। आपके लिए ये जो मेथड है मैंने बताया हुआ है, अब आगे के क्वेश्चन में भी इसको आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है, ताकि टोटल बराबर आएगा तो ही आपका फाइनल आंसर बराबर आएगा। लेट मी शो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर ऑप्शन, मेमोरी ऑप्शन। चलिए फर्स्ट 1 इंटू 5, तो क्या देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करने का और उसको मेमोरी में डालने का, मैम m प्लस इक्वल टू, तो 5 आया वैसे लिख देने का। फिर फ्रेश कैलकुलेशन स्टार्ट करने का, मतलब कभी ऑन बिन बीच में दबाने का नहीं, डायरेक्ट 2 इंटू 6 m प्लस इज इक्वल्स टू, फिर 3 इंटू 5 m प्लस इज इक्वल्स टू, then 4 into 10 m plus is equals to, then 5 into 8 m plus equals to, then 6 into 4 m plus equals to, then 7 into 3 m plus equals to, and lastly 8 into 2 16, दैट इज मेमोरी प्लस में गया। अब आपको रिकॉल करना है, मेमोरी रिकॉल, दैट इज गोइंग टू बी 173। सो इसका जो टोटल आया है वो यहाँ लिख दीजिए आप 173। और सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी का टोटल एज सच आप जैसे करते हैं वैसा आप कैलकुलेटर में कर दीजिए, जैसे कि 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 which is going to be 43. So now I got particular totals which is needed in the formula. ना अब यहाँ पे आप बताइए, here capital N is 43, sigma fx is equals to 173, therefore x bar formula always you have to mention sigma fx upon capital N, which is 173 upon 43। अब आप कैलसी में 173 डिवाइडेड बाई 43 कर लीजिए, यू विल हैव 4.023। देखो स्टूडेंट थर्ड डिजिट जो है ना मेरा, वो 5 और 5 से ज़्यादा होता ना तो सेकंड को मैं एक बढ़ा देता था। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल मैं वो इसको लिखूँगा 4.02। अब ये जो है इन्फॉर्मेशन मेरे को एक्स बार का जो मिला है वो एक्स बार एक्स के क्या था, तो कि एक्स जो था नंबर ऑफ डेज स्पेंट, नंबर ऑफ डेज स्पेंट। अब मैं इसको राउंड फिगर पकड़ के दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या, राउंड ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी क्या स्टेटमेंट लिखूँगा, हैंस on an average
4 days, 4 days are spent by the patient for a particular disease. समझ में आया स्टूडेंट पूरा मेथड? ये हो गया डिस्क्रीट डेटा का बेसिस पे क्वेश्चन, डिस्क्रीट डेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Again, if you see the data first, it is given x and f, और ये है discrete data. Once again, they have provided this data as a discrete type data. The pocket money allowances of 50 student is given below. पॉकेट मनी, आपको भी स्टूडेंट कॉलेज में जाने के बाद लिए आपको पॉकेट मनी वगैरह दिया जाता होगा, तो आप उसका हिसाब रखते होंगे। तो आप देख लो यहाँ 50 स्टूडेंट का आपको हिसाब दिया है इस तरह से कि उनको पॉकेट अलाउंसेस हो सकता है ये महीने का हो या हो सकता है उस तरह से। तो इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा बोला नहीं है, बट जो भी अलाउंसेस है दैट इज़ एक्स, तो 800 रुपया मिलता है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 800 रुपया मिलता है? तो 5 स्टूडेंट हैं। वैसे लास्ट में देखो 1400 रुपया मिलता है। ऐसे कितने बच्चे हैं? 4। टोटल आपको दिया है 50। टोटल का यहाँ आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करके दे दिया है। अब हम सॉल्यूशन में जो है दोनों कॉलम बना देंगे एक्स और एफ का। आपको फर्स्ट अलाउंसेस इन रुपीज़, this is x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज फ्रीक्वेंसी, और आपको कौन सा कॉलम बनाने का है? एफ एक्स। चलिए शुरू करते हैं। 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 और 1400। उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11, 954, 954। अब हम एफ एक्स ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, और अब मैं चाहूँगा आप डायरेक्टली वो मेमोरी का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा और आप भी फ्लुएंट बनना चाहिए। लेट मी शो अवर कैलकुलेशन रिगार्डिंग दैट मेमोरी का जो सिस्टम हम उपयोग करके ले रहे हैं उसके आधार पे मैं आपसे वापस से ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो नोटिस अगेन एंड यू कैन डू बाय योर ओन इफ़ यू हैव ग्रिप ऑन दिस। कैलकुलेटर के आधार पे हमको जो आगे बढ़ना है। चलिए वेरी फर्स्ट 800 इंटू 5, 800 इंटू 5, इसको डालने का मेमोरी प्लस, तो आया क्या? 4000। तो साथ में लिखते जाने का, ये हो गया 4000, क्योंकि हमारे को सोल्यूशन भी कंप्लीट करना है ना।
मेमोरी में डाल दिया हुआ है। ध्यान याद रखने का, लिखते जाने के साथ साथ मैंने मेमोरी का बटन दबाया हुआ है कि नहीं वो आप याद रखने का है। अच्छा, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ कॉर्नर पे भी एम, यहाँ देख लो, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया ही है। तो एम, इसके अंदर मेमोरी का ऑप्शन में जैसे आप प्रेस करते हो बटन, तो यहाँ एम का इंडिकेशन आ जाता है, मतलब यू हैव टेकन दिस इन मेमोरी, दैट इज बिन एज अ रिप्रेजेंटेशन गिवन। नेक्स्ट 900 मल्टीप्लाई बाय 7 मेमोरी प्लस 6300, इसका आंसर लिखते जाओ 6300। देन 1000 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज़ 9000, मेमोरी में चला गया है, मैंने बटन दबा दिया हुआ है। द नेक्स्ट इज 1100 इंटू 11, 1100 इंटू 11, 12,100, 1200 इंटू 9, 10,800। नेक्स्ट 13,000 इंटू 5, सॉरी 1300 इंटू 5, 6,500, and 1400 into 4, 5,600। और अभी आपको जो टोटल चाहिए वो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए और एफएक्स का भी टोटल चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका तो मेमोरी रिकॉल करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाना है। दैट डायरेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट एज 54,300। सी 54,300। तो आप देख लो, इसका मैं आपको कैलकुलेटर में इस तरह से उपयोग करके बता देता हूँ किस तरह से हमने इसका मेमोरी का ऑप्शन का उपयोग देखा। पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं बता देता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो डू इन योर कैलकुलेटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वैल्यू है 800 इंटू 5, 800 इंटू 5 मेमोरी में डाल देंगे। फिर 900 इंटू 7, 900 इंटू 7, फिर 1000 इंटू 9, फिर 1100 इंटू 11, मेमोरी प्लस वाला बटन दबाने का, 1200 इंटू 9, 1300 इंटू 5, 1400 into 4, and then memory recalled 54,300. Got? So this is what our important memory option we have used and to get the total. And now the basic total of that frequency is straightforward, you need to do. तो वो तो आप सिंपली कर देंगे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज़ गोइंग टू बी 50, दैट इज़ गोइंग टू बी 50। अब स्टूडेंट आइए मेन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हियर पहले लिख लीजिए, वी हैव कैपिटल N which is sigma f which is 50, and we have sigma fx as 54,300, and you are applying now formula to get the x bar, sigma fx into n which is 54,300 divided by 50
और आप कैलकुलेटर में आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए 54,300 but divided by 50, this is 1086 that is rupees. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि भाई साहब हम ये जो अलाउंसेस का इंफॉर्मेशन फाइंड किए हैं, दैट इज़ ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग 1086 रुपीज़. आप कमेंट इसमें लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिए, हैंस on an average student get rupees 1086 as pocket allowances. दिस इज़ व्हाट अ फाइनल कंक्लूजन. अब मैं ये ही क्वेश्चन को यहाँ मैंने जो मेथड से सॉल्व किया मैं लिख देता हूँ, मेथड फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड. अब मैं ये सेम क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट मतलब कि जो चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड है वो हम आपके सामने दिखाएंगे इसमें. तो आप हेडिंग मार दीजिए, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड. अब चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड में पहले तो मुझे डेटा जो है वो लिखना है एज इट इज़. आपके सामने एक्स जो अलावेंसेस का कॉलम है, in terms of rupees, this is our x, 800, then 900, then 1000, 1100, 1200, 1300 and 1400. ओके. अब मैं नेक्स्ट कॉलम जो आपके लिए भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, फाइव, 7, 9, 11, 9, 5, 4. अब हम ये x जो है हमारे लिए को लार्ज लग रहा है ना. शॉर्टकट ये जो हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड का मकसद क्या था कि जो x वैल्यू ओरिजिनली दिया है दिस इज लार्ज वैल्यू एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्मॉल. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यू कॉम नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो u का कंसिडरेशन करेंगे x माइनस ए करके, और a का वैल्यू हमें कुछ अज्यूम करना है. जो इसमें से मैं मिडल वैल्यू ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मेरे पास ये जो है 1100, ये मुझे मिडल मोस्ट इसलिए लग रहा है कि वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है. 800 स्मॉलेस्ट है, वो 1400 लार्जेस्ट है, उसके अंदाज मैंने बीच का वैल्यू ले लिया. सो x माइनस ए को मैंने कंसिडर किया 1100. ठीक है, तो ये मेरा बन गया ए वैल्यू, नक्की कर लिया. और अब आप क्या करो, सभी वैल्यू x की जो है उसमें से ये 1100 को माइनस करते जाओ. तो अब मैं स्टूडेंट्स पहला करता हूँ 800 माइनस 1100 माइनस 300, 900 माइनस 1100 माइनस 200. अब थोड़ा कॉमन सेंस वापरो, 100 का एडिशन यहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ का 100 का डिफरेंस क्या होते जाएगा और कम होते जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये -100. ये तो 1100 माइनस 1000 0 हो जाएगा. देन दिस इज 100
दिस इज़ 200 एंड दिस इज़ 300 हो गया। अब ये u को मुझे f से मल्टीप्लाई करना है टू गेट एफ यू। तो जो ये आंसर आए हैं सब आपके यू के वैल्यूज़ आए हैं, उसको आप एफ फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 300 इंटू -300 है, तो 300 इंटू 5 करो 1500, लेकिन आपको आंसर मिलेगा माइनस में, तो -1500। फिर 7 इंटू 200 1400, बट इट इज़ नेगेटिव 1400। फिर 900, दिस इज़ नेगेटिव 900, then this is 0, then 100 into 9 900, next is 200 into 5 then 1000, then 300 into 4 1200, and now I require total. So what you will do, first you total positive values, so okay, 900 plus 1000 plus 1200, that is 3100, और इसमें से ये नेगेटिव वैल्यूज जो है ना वो माइनस करते जाओ। तो पहला -900 -200 सॉरी -900, पहले तो पॉजिटिव वाले का टोटल करेंगे, 900 प्लस 1000 प्लस 1200 माइनस नेगेटिव वैल्यू का इसमें माइनस करते जाना है, -900 -1400 -1500। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग -700, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का जिसको बोलते हैं ना कि वेटेज ज़्यादा हो गया, तो वो आंसर माइनस में दे दिया अपने को, ठीक है। वॉट एवर द नेट आंसर वी गॉट, एफ यू हो गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी की भी टोटल चाहिए। फ्रीक्वेंसी की टोटल हमने आगे भी किया है, 50 इज़ अवर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अब हमें आगे इसके लिए सॉल्व करना है, जिसमें कि पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ हमने जो फाइंड किया है हियर। पहले तो हमारे पास जो है कैपिटल N, दैट इज सिग्मा F विच इज़ अवेलेबल 50, सिग्मा एफ यू अवेलेबल है -700। स्टूडेंट्स नाउ पहले हम ढूंढेंगे u बार, तो कि सिग्मा एफ यू अपॉन कैपिटल N, दैट इज -700 डिवाइडेड बाय 50, विच इज़ गोइंग टू बी, आपके पास -700 डिस्प्ले पे रेडी है कैलकुलेटर में, उसको हटाना मत, डिवाइडेड बाय 50, दैट इज गोइंग टू बी -14। एक आंसर यहाँ u बार का मिल गया। अभी हमको तो मेन x बार ढूंढना है, एंड फॉर दैट x बार यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला a प्लस u बार, विच मेथड वी आर अप्लाइंग, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड में फॉर्मूला क्या है x बार ढूंढने का, a प्लस यू बार, a प्लस यू बार। अब u बार हमने रेडी कर लिया है, a का वैल्यू हमने नक्की करके रखा है क्या, तो कि a का वैल्यू हमने नक्की किया था 1100, तो कि 1100 प्लस -14, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब होता है 1100 माइनस 14, तो कि 1100 -14 तुम लोग करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट ₹1086, विच इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ x बार। आगे देखो डायरेक्ट मेथड में क्या मिला था, 1086 मिला था कि नहीं स्टूडेंट्स। तो अब ये आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट मेथड और मे बी वी आर यूजिंग दिस चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, वी आर गेटिंग सेम आंसर्स। और आप जो चाहो तो मेरे लास्ट टाइम के लेक्चर का जो ये मेथड का मेरा एक्सप्लेनेशन था वो दोबारा आप देख लीजिए, मतलब वो हमने जनरल वे से मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया है साथ में, क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये करते गया ना, ये मेथड को अप्लाई करने के लिए मैंने क्वेश्चन साथ में सामने रखा है, तो यहाँ ज़्यादा आइडिया मिल सकता है। तो एक बात है कि व्हेन वी लर्न एनी मेथड, जस्ट लर्निंग और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके देखने में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि अप्लाई जब होता है और हम देखते हैं ना तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको पता चलता है ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यही आंसर डायरेक्ट मेथड और ये है हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। स्टूडेंट्स
ये हमने आज जो है क्वेश्चंस ये शुरू किए हैं। इनिशियली धीरे धीरे करके हम हर एक टाइप के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। ये आज जो मैंने लेक्चर में जितने क्वेश्चन किए आप रिपीट करिएगा, और ख़ास करके अब हम जो आगे बढ़ने वाले जो दूसरे आगे के क्वेश्चन लेने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पहले इसका प्रैक्टिस ले लीजिए बराबर से, एंड वी विल गोइंग टू सी नेक्स्ट questions in our coming lecture. So till that, have proper practice. Thank you friends.